हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लेकर आया हूं सीक्वेंस सीरीज के ऊपर। सीक्वेंस सीरीज के अंदर हम लोग को पढ़ना होता है एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसमें से क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पढ़ना है। तो हम लोग एपी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 10th के बच्चों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक हुआ करता है। हर बच्चा बहुत दिल लगा के पढ़ता है इस टॉपिक को। तो चलो ना, हम थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दे और इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवा दे, ताकि तुम्हारा भी दिल लगना शुरू हो जाए। दिल लगाना है मैथ से और एपी से, किसी और से नहीं। तो चलो ज़्यादा टाइम ऐसा करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले इस वीडियो को। जैसा कि मैं बताया था, इस वाले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को समझते हैं। ऐसा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये समझते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज को, जिसके अंदर हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है? एपी को। तो सबसे पहले ये तो समझ में आया कि सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। तो देखते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। अब जैसे देख लो, मैं कुछ एग्जांपल्स दे के तुम लोग को समझाता हूँ। बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। नॉर्मल सा रियल लाइफ का लेते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। मैथ्स है, मैं तो यही वाला लूँगा, 5 लूँगा, 4 लूँगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अपना रियल लाइफ में जो ये दिखता है मैं वही चीज़ें दिखाऊँगा। अब देखो, सबसे पहला जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हुआ ऐसा कि एक बालक है। कौन है? बालक, जो कि क्लास 10th में पहले पढ़ रहा था। अच्छा बालक था, थोड़ा मोटू सोटू सा था। ऐसा बालक रहा, मोटू सोटू सा ऐसा। ये बालक जो है बड़ा हुआ। क्या हो गया मेरे दोस्त? बड़ा हो गया। ये है अपना बालक, ये बन गया IAS। अब इसको कहा गया कि तुम्हारा सैलरी अब फिक्स होगा। सैलरी क्या फिक्स होगा? इसका 80,000 रुपीज़, 80,000 जो है इसका सैलरी फिक्स हो गया। तो ये क्या होगा? इसका एक सैलरी। अब सैलरी में ये कह दिया गया कि पहले महीने में तुम जैसे ही ज्वाइन करोगे IAS का जॉब, जब तो तुमको कितना सैलरी मिलेगा? 80,000। अब इसको कहा गया कि तुम्हारा सैलरी हर साल इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो एक रूल बना दिया गया इसके लिए कि हर साल आपका सैलरी जो होगा, मतलब हर महीने, हर एक महीने जो आपका सैलरी होगा हर मंथ, वो प्लस 5,000 इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा हर महीने तुम्हारा 5,000 सैलरी इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो, 5,000 अगर इसका सैलरी अगर इंक्रीज करता है तो पहले मंथ में कितना इसको सैलरी मिलेगा? 80,000 मिलेगा। सेकेंड मंथ में कितना मिलेगा? कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पे एक रूल बना दिया गया। रूल क्या है कि हर महीने इसका इंक्रीज करना है, 5,000 इंक्रीज करना है हर एक मंथ में। तो हम लोग को 80,000 फर्स्ट मंथ में सैलरी हुआ, दूसरे मंथ में इसका सैलरी कितना हो जाएगा? 5,000 इसमें करना पड़ेगा मुझे ऐड। ऐसा तो 85,000 हो गया। अब फिर कह रहा है कि तुम्हारा अगला तीसरा महीना बताओ सैलरी कितना होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है। बिल्कुल, 5,000 और ऐड कर देते हैं, प्लस में 5,000, तो इसका हो गया 90,000। फिर अगले महीने में तुम्हारे से कोई सैलरी पूछेगा इसका, तो अगले महीने में कितना होगा? फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ में बताना है। तो फिर से 5,000 ऐड कर दो इसमें, 5,000। अब फिर अगली बार बढ़ जाएगा, तो इसका अब सैलरी कितना हो गया? 95,000। तो ऐसा एक हमारा सीरीज, मतलब ऐसा सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर्स, जिसमें एक रूल को फॉलो किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। एक ऐसा पैटर्न जिसमें हम लोग अरेंजिंग नंबर्स इन सच ए वे दैट इट फॉलोज ए पार्टिकुलर रूल इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करने वाला जो हमारा एक पैटर्न होगा उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ये हो गया हमारा सीक्वेंस के बारे में। अब सीक्वेंस तो होता, ये हमें पता चलेगा कि ये भी एक सीक्वेंस है। क्या किसी रूल को फॉलो कर रहा है? ऑफ कोर्स फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल है वो? तो रूल ये है कि हर मंथ इसको इंक्रीज कर देना है। एक और जैसे दूसरा देखते हैं। मुझे ये बताना कि ये अगला जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ वो सीक्वेंस है या नहीं है। एक आंट है, छोटा सा आंट, चाची वाला नहीं, आंट चीटी वाला, चाची वाला गंदे बालक। ये देखो, ये क्या है? एक आंट है, आंट, ANT, एंट है। एंट पता नहीं यार क्या बोलते हैं, एंट है ये एंट जो है ये कंटिन्यू अपना एक हील बना रहा है। ऐसा ऐसा हील बना रहा है। मैंने इसका हाइट पता किया, तो हाइट मुझे पता चला 2 सेंटीमीटर इसका हाइट निकला। ये क्या है? एंट हील है।
चींटी का एक छोटा सा पहाड़ है, छोटा सा, इसका हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। अब इसके साथ एक रूल हमें पता चला कि ये स्टार्टिंग में कितना था 2 सेंटीमीटर। अब ये क्या कर रहा है, अपना न्यू हाइट जो है वो 3/2 टाइम्स कर लेता है। मतलब जैसे फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग में हम इसको पूछेंगे टाइम्स पर डे, हर रोज़ ये कुछ अपना हिल के पास कुछ ना कुछ चीज़ जमा करता है और इसका साइज़ बड़ा करता जाता है, बड़ा करता जाता है, बड़ा करता जाता है और धीरे धीरे इसका हाइट बढ़ता जाता है। अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं पूछूं फर्स्ट वाले मंथ में, इसका फर्स्ट डे में इसका कितना हाइट होगा 2 सेंटीमीटर। अब हाइट इसका इंक्रीज करेगा, हाइट इसका नया कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पहला मंथ, पहला दिन में, फिर बोला 3/2 टाइम्स फिर से अगले वाले में हो जाएगा। तो ये बताओ कि अभी 2 सेंटीमीटर, तो 2 का 3/2 टाइम्स करते हैं, तो 3/2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 2 × 3/2। ऐसा यहीं पर मैं कर देता हूँ 2 × 3/2, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 3 सेंटीमीटर सेकेंड वाले में। तीसरा मैं देखूँ तो फिर अब इसका 3/2 टाइम्स तीसरा दिन में, तो ये हो जाएगा 3 हो गया ना, 3 × 3/2, 3 3 जा 9, 9/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। अब इस 4.5 सेंटीमीटर का फिर से वैसे ही ये क्या हो जाएगा 4.5 × 3/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, 12 1 13, 13.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6.75 सेंटीमीटर। तो अब फाइनली मुझे दिख रहा है क्या 2 सेंटीमीटर, फिर से 3 सेंटीमीटर, तीसरा दिन कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, अगले दिन कितना हो गया 6.75 सेंटीमीटर। अब ये जो पैटर्न हुआ आंट हिल का हाइट का अलग अलग, ये मुझे बताना क्या ये किस एक सीक्वेंस है या नहीं है। ऑफ कोर्स सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि मुझे जब इस सीक्वेंस को बनाना था तो बनाते वक्त मैंने एक रूल को फॉलो किया। वो रूल कौन सा था? तो वो रूल यही था कि हर डे पर डे नया हाइट जो होगा 3/2 टाइम्स हो जाएगा, 3/2 गुना हो जाएगा। पहले वाले मैंने क्या रूल फॉलो किया था, जैसे इसका सैलरी निकालने के लिए 5000 हर महीने इंक्रीज कर दिया था। एक और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक और जैसे देखो, जैसे एक बार क्या होगा कि एक हम लोग चले आए एक स्कूल में, मान लो MPS मार्वेलस पब्लिक स्कूल खोल दिए और उस स्कूल में क्या किए कि हर क्लास के बच्चे को हम बोले कि तुम्हें एक छोटा सा पतंग बनाना है, पतंग का सीजन आया, पतंग उड़ाना है। पहले जो अगर क्लास 1 में होगा, अगर मान लो ये क्लास 1 में हो, सॉरी थोड़ा गीला हो गया, जिस क्लास में होगा उसी के हिसाब से उसे पतंग बनाना है, उसी साइज़ का। क्लास 1 का जो बच्चा होगा वो 1 सेंटीमीटर का साइड वाला बनाएगा, क्लास 2 का जो बच्चा होगा वो 2 सेंटीमीटर के साइज़ वाला बनाएगा, क्लास 3 का जो बच्चा होगा वो 3 सेंटीमीटर वाला बनाएगा, क्लास 4 का जो बच्चा होगा वो 4 सेंटीमीटर साइज़ का पतंग बनाएगा। ये है अपना कौन? काइट। हर बच्चा पतंग बना रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये है क्लास 1 का, ये है क्लास 2 का, ये है क्लास 3 का, ये है क्लास 4 का, ऐसा। तो ये पैटर्न को फॉलो किया इसने। अच्छा मान लो इसमें मुझे एरिया जानना है कि ये बताओ क्लास 1 का जो बच्चा बनाया उसका एरिया क्या था। तो मुझे क्या है, मैंने यहाँ एक रूल बना दिया था जब ये हम लोग को बताना था। अगर मान लो यहाँ पे कोई पूछेगा क्लास 9 का बच्चा का जो पतंग होगा वो कितने साइज़ का होगा, तो कितने साइज़ का हो जाएगा, उसका जो पतंग होगा वो 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब उसका एरिया का अगर निकालेंगे तो 1 का बताओ, 1 का एरिया कैसे निकलेगा, 1 स्क्वायर, इसका 2 स्क्वायर, इसका 3 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप में है सबका सब पतंग, 4 स्क्वायर। तो ये फाइनली हो जाएगा 1 4, ये 9 और ये वाला 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब में स्क्वायरिंग लगा हुआ है। अब इसमें पूछा जाएगा कि रूल क्या था। रूल यही था कि क्लास नेम इक्वल टू साइड ऑफ काइट, ऐसा। इस रूल को फॉलो किया गया यहाँ पे, जिस क्लास में होगा उसी साइज़ का उसको फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा ऐसा एग्जाम्पल जिसमें मैंने देखा कि मैं ग्रुप ऑफ नंबर्स बना रहा हूँ और नंबर बनाते वक्त एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा हूँ। अगर रूल फॉलो करते वक्त हम रूल किसी को फॉलो करते हैं तो वो हमारा कहला जाएगा सीक्वेंस। इससे ज़्यादा अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। अब यहाँ से अब शुरू होता है कि मैं कैसे सीक्वेंस को मैं AP बोलूँगा। मैंने बताया है कि इसमें सीक्वेंस में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है AP, एक पढ़ना होता है GP और एक पढ़ना होता है HP। हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है, अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं ये सिर्फ जाना है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसा ये होता है सबका फुल फॉर्म। हम लोग को कौन पढ़ना सिलेबस में, सिर्फ 10th में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना, और इसके अलावा कोई भी नहीं पढ़ना। तो मैं अब थोड़ा सा मिटा कर थोड़ा इजी समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि एपी। एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें इन विच every 2 consecutive numbers differ same। मतलब हम लोग सीक्वेंस में हम लोग किसी दो नंबर का बीच का दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस सेम मिलेगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल क्या लिया था, एक बच्चा आईएएस अधिकारी बन गया था, उसमें मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने पहले लिखा हुआ था कि उसका 85,000 सैलरी है, 80,000 सैलरी है, बढ़कर कितना हो गया 85,000, फिर बढ़कर कितना हो रहा था 90,000, फिर बढ़कर क्या हो जा रहा था 95,000। तो हर बार देखो कुछ ना कुछ इंक्रीज करता जा रहा है। अब ये पूछेगा कि इंक्रीज कितना हो रहा है, तो फर्स्ट बार कितना इंक्रीज हुआ है 5,000, सेकेंड टाइम क्या इंक्रीज हुआ है 5,000, थर्ड टाइम भी कितना इंक्रीज हुआ है 5,000। हर बार जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो एक फिक्स नंबर से हो रहा है। जब इंक्रीमेंट किसी एक फिक्स नंबर से हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक सीक्वेंस जो है एक एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यही होता है एपी हमारा। जैसे देखते हैं हम लोग कि एपी में और क्या क्या चीज़ें होता है। ये तो हो गया एपी का इंट्रोडक्शन, कि जब भी हम लोग को दो नंबर कोई अगला सीक्वेंस जो है बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐड, किसी एक पार्टिकुलर फिक्स नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस में। जैसे देख लो अभी मुझे कोई अगर दिया हुआ हो, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर दिया हुआ हो नंबर 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20, 25। अब मेरे से पूछेगा ये एपी में है या नहीं है, तो कैसे मैं बताऊंगा, तो मैं जब मुझे पहले 5 दिख रहा है, सेकंड टाइम कितना ऐड करना पड़ेगा 5, फिर ऐड कितना 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 करना पड़ेगा 5। तो ये किस चीज़ में है एपी में है। हर बार देखो कुछ एक ऐड करके हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 15, 20, 25, 35, 35, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब ये एपी में है या नहीं है मुझे जानना है, तो मैं देखता हूँ 5 से 10 जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 10, 15 से 20 जाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा 5, कितना ऐड करना पड़ेगा 5। अब देखो हर बार क्या है, इधर 5 ही ऐड करना पड़ा, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा। अगर एक भी बार तुम्हें ऐड अलग नंबर करना पड़ जाए तो ये एपी में नहीं होगा। जब भी ऐड करना हो ना तो एक नंबर फिक्स उतना ही ऐड होना चाहिए, तब उसको एपी में बोलेंगे। तो ये किस में है, एपी में नहीं है, ये एपी में अपना नहीं है नंबर। और जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25, यहाँ लिखा हुआ है 20, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है -5। अब ये पूछेगा एपी में है या नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे -5 ऐड करना पड़ेगा। -5 25 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20। अगली बार कितना ऐड करना पड़ेगा -5, अगली बार भी -5, अगली बार भी -5, अगली बार भी -5, अगली बार भी -5। तो हर बार देखो एक ही नंबर ऐड करना पड़ रहा है, यही एक ही नंबर ऐड करना पड़ा, इसलिए ये भी किस चीज़ में है, ये भी है हमारा एपी में। ऐसा एक और एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, मान लो एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, ऐसे से जा रहा है। अब ये एपी में है या नहीं है तो देखते हैं। अच्छा फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 0, फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0। तो हर बार एक ही नंबर ऐड करना पड़ रहा है अगले नंबर पे जंप करने के लिए, इसलिए ये भी किस चीज़ में है, एपी में है। ये भी एपी में हो गया। अगला और एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें जैसे दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मुझे दे दिया हुआ है √3, अगला दे दिया हुआ है √3 2 √3,
ऐसा, अगले में दिया हुआ 3√3, अगला वाले में लिखा हुआ 4√3, ऐसा। तो इसको बताओ एपी में है या नहीं है। तो इसको कैसे बता सकते हैं, पहला वाला में लिखा हुआ √3 मतलब एक और √3, एक और √3 में एक और √3 ऐड कर देंगे तो क्या √3 हो जाएगा, 2 को √3। तो इसमें हम लोग को एक √3 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 को √3 हो जाएगा। अब 2 को √3 में फिर एक और √3 ऐड करना करेंगे तो 3 को √3 हो जाएगा। 3 को √3 में फिर एक और √3 ऐड करेंगे तो 4 को √3 हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक फिक्स नंबर देखो ऐड करना पड़ रहा है हर बार, इसलिए ये भी किस चीज़ में है, ये भी है हमारा एपी में। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसको एपी में अभी चेक कर सकते हैं। अब जैसे एक और मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, अच्छे से एग्जांपल्स में दिखा रहा हूँ थोड़ा। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास नंबर दिया हुआ है √3, √3 + 2, अगला नंबर दिया हुआ है √3 - 2, अगली बार दिया हुआ है √3 + 4, ऐसा। हाँ ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि आप एपी में है या नहीं है, तो देखते हैं हम लोग। अच्छा, √3 से इस √3 + 2 में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। इससे इसमें जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, -4 ऐड करना पड़ेगा। इससे इसमें जंप करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो एक बार 2 ऐड कर रहे हैं, एक बार -4, एक बार +6। तो ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, हर बार सेम चीज़ ऐड नहीं किए हैं, इस बार अलग अलग चीज़ ऐड करके अगले नंबर पे जंप किए हैं। इसलिए ये किस चीज़ में है, एपी में है ही नहीं, इसलिए एपी में नहीं है, नॉट इन एपी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई नंबर एपी में है या फिर एपी में नहीं है। अब हम लोग ये जानते हैं कि एपी में अगर है तो उसमें कौन कौन सा चीज़ हो सकता है, उस सब का नाम क्या देंगे। तो देखो ना, मैं सारे एग्जाम्पल्स में इरेज कर देता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल यहाँ से छोड़ रहा हूँ, ओके, उसी के हिसाब से हम लोग समझेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल अब लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ... ऐसे कुछ आगे की तरफ जा रहा है, ऐसा, या 30 तक ही एंड हो गया, ऐसा कुछ। तो अब ये एपी जो है, अब देखो ना, कंटिन्यू ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, चलते जाए जब तक लाइफ रहे तब तक कुछ वही सेम नंबर को ऐड करते हुए। तो अगर ये तब तक चल रहे हैं जब तक हमारा ज़िंदगी है, तब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी है। अगर यहीं पे रोक दिए, 30 तक ही रोक दिए, तब ये कैसा होगा, फाइनाइट एपी होगा। मतलब जिसका कोई एंडिंग हो उसको बोलेंगे फाइनाइट एपी, और जिसका कोई एंडिंग नहीं हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। तो ये 2 तरह का एपी हो गया, ठीक है। अब ये जानते हैं कि ये एपी में क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। जहाँ से शुरू होता है वो हमारा कहलाता है फर्स्ट टर्म। ये कैसा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। इसको किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। जो सबसे अंत में होता है उसको बोलते हैं लास्ट टर्म, ऐसा। अच्छा ये बता, इनफाइनाइट एपी में कभी लास्ट टर्म होगा, नहीं होगा, तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, फाइनाइट एपी का लिया हूँ, ये ध्यान रहे। इसमें फर्स्ट टर्म बताओ कितना है, ए अगर तुमसे पूछा जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म, तो कितना है, 5 है। लास्ट टर्म पूछा जाएगा तो लास्ट टर्म को जनरली हम लोग एल से डिनोट किया करते हैं, जैसे यहाँ ए से डिनोट कर रहा हूँ और एल से डिनोट किया जाता है। अब मैं ये पूछूंगा लास्ट टर्म कौन है, 30 है, ऐसा। अब ये पूछा जाए कि ये बताओ फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म पे जाने के लिए कितना ऐड किए, तो मैं +5 ऐड करूँगा। सेकेंड से थर्ड पे जाने के लिए प्लस में 5, थर्ड से फोर्थ पे 5, अगली बार भी 5 ही, अगली बार भी 5 ही। अच्छा ये कौन सा फिक्स नंबर है जो तुम हर बार ऐड कर रहे हो, तो हर बार ऐड में कितना कर रहा हूँ, 5 ऐड कर रहा हूँ। तो जितना हर बार ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये कौन है, एक कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, साधारण अंतर। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, भगवान जाने। अब इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में ही काम चला लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। तो यहाँ मुझे पूछेगा कॉमन डिफरेंस कितना है, तो यहाँ मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, ऐसा। अच्छा मान लो इसी में अगर तुमसे ये पूछ देता है कि मुझे ये बता दो कि
फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म अगर तुमसे पूछे ना तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड फॉर्म एपी का पता है ना तो तुम आगे का 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म कितना भी टर्म चाहो तो तुम निकाल सकते। तो बोलो सर जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये बताओ मुझे फर्स्ट टर्म क्या 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 से डिनोट करते हैं, ए से। सेकेंड टर्म पे जाने के लिए क्या करते हैं हमेशा, उसमें जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो उतना ऐड करते हैं तो सेकंड नंबर पे जंप करके कूद के चले जाते हैं। तब ऐसे मैं कूद के जाऊंगा सेकंड टर्म पे, ऐड किसको करूंगा, जो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कौन है, मान लो कि अगर जनरली हम लोग डी बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म पे ऐड कर जाने के लिए हमेशा फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दीजिए, सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए सेकंड वाले में डी ऐड कर दीजिए। तो ए प्लस ए को डी, तो अब ए प्लस के हो जाएगा डी, ए प्लस 2 को डी हो जाएगा। जब फिर से एक ऐड करेंगे ए प्लस 2d, फिर से एक बार एक और डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ए प्लस जे को टर्म मांगेगा उसमें से एक माइनस करके उतना बार डी को ऐड करते चले जाएंगे। तो ये हो गया तरीका। अब जैसे देख लो ना, मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है कि हमारा फर्स्ट, अपन एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे। जैसे ये वाले में बोल रहा है ना कि आगे का तीन को टर्म और बताइए, तो लास्ट टर्म कहाँ कौन था, 30 था। तो यहाँ तक कंटिन्यू चलते हैं। पहले 5 है, 5 10 15 20 25 30। अब आगे का 3 टर्म और चाहिए, तो 3 टर्म आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो 30 है उसमें अगला फिर से 5 ऐड कर देते हैं, 35। फिर से अगला ऐड कर दो 40, अगला ऐड करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताओ ऐड करके कितना होगा, कितना, ओके 45। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो। अब ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करने का। अब ये क्या है ना, मैंने जितना भी बेसिक चीज़ें था मैंने बता दिया है। फटाक से मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना है। मैं इसके पहले स्क्रीनशॉट लेने का नहीं बोल पाया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी बोल दिया हूँ मैं, है ना। अब क्या है, हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले जैसे स्क्रीनशॉट ले लिए हो गया अगर, तो अब हम लोग इसको इरेज करके अब हम लोग सवालों पे आते हैं। धुआंधार सवाल देखते हैं कैसे कैसे सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवालों की तरफ। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे सवाल, क्योंकि जब हम लोग थियरी समझ चुके हैं, अब थियरीज के हिसाब से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन यही है, प्यारा सा बालक प्यारा सा, तो आंसर भी प्यारा सा होना चाहिए। पर देखो क्या कुछ कह रहा है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अरे ये तो पुराना क्वेश्चन ही लग रहा है जो अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट 3 टर्म बताना है, कब, इफ़ दे आर इन एपी। ये तो चालाक बन गया यार, पहले मुझे बता ही नहीं रहा कि एपी में है या नहीं है। तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा वो एपी में है या फिर नहीं है। अगर एपी में है, ये जो लाइन लिखा हुआ इफ़ दे आर इन एपी, मतलब अगर एपी में है तभी आप इसका नेक्स्ट 3 को टर्म बताओ। अगर एपी में नहीं है तो फिर तो 3 टर्म बताने की बात ही नहीं रहा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो पहला नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को जानना। यहाँ से मैं खींचता हूँ लाइन, क्या खींचता हूँ मेरे दोस्त, लाइन। और यहाँ देता हूँ 1 नंबर, फिर लिख देता हूँ SOL और ऊपर पावर में N, मतलब सॉल्यूशन। इतना सबको आता है क्या, पक्का, ठीक है। नहीं आता है तो तुम मेरा पुराना वीडियो कभी नहीं देखे हो। अब ये क्या है, पहला हमें नंबर देखना है, जानना है मुझे कितना है, कितना है, 2 है, सेकेंड है 4, थर्ड है 8, तीसरा है 16 और कॉमा डॉट 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 आगे की तरफ कुछ जा रहा है। मुझे फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए, 4 से 8 पे जाने के लिए +4, इस पे जाने के लिए 8 ऐड करना पड़ेगा। अरे यार ये कॉमन डिफरेंस जो है वो D इज़ नॉट सेम, D सेम नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो नॉट इन एपी, इसलिए एपी में है ही नहीं। अब एपी में है ही नहीं तो फिर तो बात ही खत्म हो गया, इसका 3 टर्म बताएंगे ही नहीं। सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। जैसे कि सेकेंड नंबर सवाल में यहाँ सॉल्व करता हूँ। सेकेंड नंबर सवाल में ये बोल रहा है -10, सेकेंड कौन है -6, नेक्स्ट कौन है -2, नेक्स्ट कौन है 2, और आगे का 3 टर्म हमें जानना है, ऐसा कुछ। तो मुझे पता है कि -10 दिया हुआ है, ये सेकंड ये है। देखो ना, कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना हो ना तो कॉमन डिफरेंस कुछ ऐसे निकाला करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके करो। -6 में से माइनस करना है किसको, फर्स्ट टर्म है -10, तो ये हो जाएगा -6 अब माइनस माइनस प्लस में 10, ऐसा। तो ये हो जाएगा किस में, प्लस में 4,
फिर से मैं एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। मान लो ये फर्स्ट नंबर कॉमन डिफरेंस, ये सेकंड नंबर कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। ये क्या करो, अब थर्ड में से सेकंड को माइनस करो। थर्ड कौन है, -2, माइनस में सेकंड वाला कौन, -6, ऐसा -2 + 6 = 4 प्लस में। फिर से थर्ड में निकालता हूँ D3 कैसे निकालूंगा, 2 में से फिर इसको माइनस करो, 2 माइनस ऑफ माइनस का 2 माइनस माइनस +2 = 4। ओहो, हर बार देखो D1 का वैल्यू 4, D2 का भी वैल्यू 4, D3 का भी वैल्यू 4, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, हर बार सेम आया है। और सेम जब भी कॉमन डिफरेंस आता है तो वो किस में होता है, वो होता है AP में। यहाँ AP हेडिंग नहीं दिए हैं, शुभ काम हुआ नहीं है, तुम यार बोल भी नहीं रहे हो। तो यहाँ AP में है ये सब का सब। अगर AP में है तो बाद का 3 टर्म निकाल सकते हैं ना, तो इट इज़ इन AP, ये AP में है। अब इसका 3 टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म ये कौन है, -10, सेकेंड -6, -2 में मुझे फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, हर बार देख लो। तो 2 में 4 ऐड करेंगे 6 में फिर से 4 ऐड कर दो 10 में फिर से ऐड कर लो 4, 14 हो गया। 3 गोला आगे का निकाल दिए। तो इस तरीके से चाहो तो फर्स्ट और सेकंड नंबर सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब मैं चलता हूँ, मिटा देता हूँ, मिटा के मैं अगला थर्ड और फोर्थ सॉल्व करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो 3 नंबर में क्या कर रहा है, √2। अगला कौन है, √8। अगला कौन है, √18। अगला वाले में √32। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये AP में है या नहीं है। इसको देखो सिंपल फॉर्म में लिखा नहीं है, ये सिर्फ रूट के अंदर डाल दिया है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ √2 को सिर्फ √2, √8 को क्या लिख सकते हैं, √4 × 2, राइट। थर्ड को कैसे लिख सकता हूँ, √9 × 2। अगले वाले को कैसे लिख सकते हैं, √16 × 2, ऐसे लिख सकते हैं। और यही आगे कंटिन्यू कुछ चल रहा होगा। अब मैं इसे लिख सकता हूँ कि √2 को √2 रहने देते हैं। इसमें से 4 बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 2√2। 9 में से 3 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा सिर्फ √2। इसमें 16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। ये हो गया। तो इस तरीके से तुम चाहो तो इसको फिर से लिख सकते हो। अब देखना इसमें क्या है, मुझे दिख रहा है 1 को √2, 2 को √2, 3 को √2, 4 को √2, अगला 5 को √2, अगला 6 को √2, 7 को √2, राइट। तो 1 को √2 में 1 को √2 ऐड करेंगे तो 2 को √2 हो जाएगा। ऐसा ऐड कितना पड़ रहा है, √2। अगली बार भी √2 ऐड करना पड़ेगा। 3 को से 4 को जाने के लिए भी 1 को √2 ऐड कर देंगे। तो हर बार 1 को √2 ऐड कर रहे हैं तो अगले वाले पे जंप करता चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो यहाँ से D इज सेम, सो इट इज इन AP। ये AP में है क्योंकि देखो हर बार √2 ही ऐड करना पड़ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आया है इसलिए AP में है। अब देखो नेक्स्ट कैसे निकाल सकते हैं, ये है हमारा कितना कितना, √2, 2 को √2, 3 को √2, 3 को √2, 4 को √2, 5 को √2, 6 को √2 और 7 को √2। 5 6 7 3 को हो गया ना। अब देखो सबको हम लोग सिंपल फॉर्म लिख देते हैं, √2 और ये 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 × 2 तो ये हो जाएगा √8। 3 को अंदर लेके जाओ तो 3 3 जा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 2 18। देखो इस वाले से पिछले वाले से मैच भी कर रहा है। अगला मैच करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32। 5 को अंदर लेके जाओ, 5 5 जा 25, 25 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो √50। अगला 6 का स्क्वायर करो 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो 72, 7 का स्क्वायर करो 49, 49 को 2 से करो 98। इस तरीके से चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि बिल्कुल बच्चा वाला सवाल था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करके देखना था ऐसा। अब देखो अगला क्वेश्चन ब्रेक सिर्फ करना था, ब्रेक अप नहीं करना था। ब्रेकअप गंदा चीज़, वो सब अभी नहीं, 10th के एग्ज़ाम के बाद। अब देखो ये क्या है, इस वाले को देखते हैं हम लोग। 4th नंबर सवाल को दिया हुआ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 आगे की तरफ कुछ जा रहा है। मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके सिंपल फॉर्म पर लिखता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, कॉमा डॉट 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 ऐसा कुछ जा रहा है। इससे इस पे जंप करने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा। इसमें मुझे 3
ऐड करना पड़ेगा इसे इसमें जाने के लिए 9, तो 9 मुझे 14 ऐड करना पड़ेगा इसमें, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 2 24 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ना कॉम्पाउंड डिफरेंस सेम है ही नहीं, तो नॉट इन एपी कर देंगे, ये एपी में है ही नहीं। इस तरीके से चाहो तो आप सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हो, जो कि बिल्कुल बच्चों वाला सवाल लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे के सवालों पे, दूसरे टाइप के सवाल पे चलते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। लेकर आ गया हूँ मैं फाइनली बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल। इन सारे सवालों को सॉल्व करना है और फटाफट सीख जाना है एपी का बेसिक्स। क्या होता है बेसिक्स, जैसे देख लो मैं सवाल लेकर आया हूँ। इस तरीके से भी कभी कभी सवाल सेम सवाल को पूछा जाता है। क्या सवाल था पहले भी, फाइंड आउट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इफ़, 3 टर्म हमें बताना है यदि ये चीज़ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 10। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मान लो फर्स्ट वाले में हमने बताया था कि एपी जब भी लिखना होता है तो कैसे हम लोग लिखते थे मेरे दोस्त, तो पहले लिखते थे ए फर्स्ट टर्म को, ए में सेकंड टर्म को कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते सेकंड टर्म लाने के लिए, ए में 2 टाइम्स ऐड कर देते कॉमन डिफरेंस को, ए में 3 टाइम्स ऐड कर देते थे। ऐसा कंटिन्यू हम लोग चलते थे। 3 को टर्म लिखना है तो 1 2 3 यहीं तक रह जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फर्स्ट टर्म के लिए कौन है 10, ये 10 में क्या ऐड करना है, डी ऐड करना है, तो 10 में 10 ऐड करेंगे, कितना 10 + 10, और इसमें 10 + 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 10, ऐसा। तो ये हो जाएगा 10 10 10 20, और 10 2 जा 20 20 + 10 30। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल। ऐसा ही लिखना है एपी क्या, ए + डी और a + 2d, पर इसमें क्या है ए माइनस में है, नेगेटिव में है, तो माइनस के साथ पुट करना पड़ेगा। ए का वैल्यू कितना 4, सेकेंड वाला फट से बताओ, तो डी का वैल्यू कितना -3 a + 2 इंटू -3, बस। ए का वैल्यू कितना, सॉरी बार बार ए लिखते हो गुरुजी, आप गलत कर रहे हो। देखो 4 को 4 और ये दोनों को 4 प्लस माइनस, तो 4 - 3 कॉमा 4, और ये दोनों होगा तो माइनस में 3 2 जा 6, ऐसा कुछ। 4 को 4 आने देते, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया -2, ये हो गया एपी हमारा। इस तरीके से चाहो तो एपी को आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा अच्छे सवालों को। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मैं जितने भी आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मेरे दोस्त, सारा एनसीईआरटी का बुक का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सीखना बहुत ज़रूरी है। ये 5.1 एक्सरसाइज में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इरेज करने की ज़रूरत है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद मुझे इरेज कर देता हूँ। चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो पहला नंबर सवाल मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ। पहला बोल रहा है कि मिसिंग बॉक्स जो है उसको भरना है, जबकि ये टर्म किस में है, एपी में है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है 2, सेकेंड में बॉक्स खाली है, और थर्ड में बोल रहा है 26। अच्छा ये बताओ, इससे इस पे जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, डी। इससे इस पे जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, डी ऐड किए हैं। टोटल कितना ऐड कर दिए, 2 टाइम्स डी ऐड कर दिए। तो लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 26 - 2, और डी कितना 2 गो डी, तो 2 डी का वैल्यू इतना हो गया। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो ये 26 में से 2 गया कितना 24 = 2d। तो यहाँ से मुझे डी का वैल्यू आ गया कितना 12। अब डी का वैल्यू आ गया तब तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर डी ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म आएगा, या इसमें से डी को माइनस करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं 2 बॉक्स में जो है हमारा खाली जगह, वहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, डी को। तो 2 में 12 ऐड करो, कितना हो जाएगा 14 और 26। इसमें से माइनस करके भी देख लो 14 ही आएगा। ऐसा ये हो गया हमारा सवाल संख्या 1 को सॉल्व करने का तरीका। दूसरा हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड नंबर सवाल क्या है, सेकेंड नंबर सवाल है 5। 2 को बॉक्स ऐसा ऐसा खाली है, कैसा ऐसा, और लास्ट में कौन है 9 इंटीजर 1/2। अच्छा 9 इंटीजर 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 2 जा 18, 9 1/2 है और क्या। तो
ठीक है, 9 2 जा 18, 18 + 1 19/2, 19/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9.5, ऐसा 9.5 ऐसा लिख सकते हैं। तो 9.5। अब मुझे इसे ही करना है सॉल्व। इसमें से इसे करना पड़ेगा माइनस। मैंने बताया था इसे इस पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, डी। इसे इस पे जाने के लिए डी ऐड करना पड़ेगा, इसे इस पे जाने के लिए डी ऐड करना पड़ेगा। डी 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 कितना हो गया, 3D। कितने के बराबर, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं तो 9.5 में से 5 को कर देंगे माइनस। 3D किसके बराबर, इन दोनों को माइनस करो तो 4.5। तो D का वैल्यू कितना, 4.5 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 1.5। अब हमें पता है कि जब भी हम लोगों को अगला टर्म जानना होता है तो उसमें मैं D ऐड कर देता हूँ। 5 फर्स्ट था तो सेकेंड नंबर बॉक्स में क्या कुछ भरा जाना चाहिए, इसमें 1.5 ऐड कर दो। तो 5 में 1.5 ऐड करेंगे तो कितना, 6.5। फिर अगला बॉक्स में फिर से 1.5 का ऐड करो तो 6 1 7, अब 0.5 ऐड करेंगे तो 8। फिर अगले बारे में जंप करने के लिए, अच्छा 2 ही बॉक्स है ना, तो इसके बाद ऐड करके देख लो, ये 9.5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से तुम चाहो तो भर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाले सवाल पे, यानी कि सवाल संख्या 3 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम तरीके से सॉल्व करना है। -22 है या 38 है, इससे इस पे जाने के लिए डी ऐड करना पड़ेगा, इससे इस पे जाने के लिए डी, और इससे इस पे जाने के लिए डी, और इससे इस पे आने के लिए डी। 1 2 3 4 4D कितने के बराबर, -22 में से माइनस करना पड़ेगा किसे, 38 को, ऐसा कुछ। तो 4D इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 38 2 40 20 60, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 4 जा 60, तो D इक्वल्स टू -15। अब ऐसा करके इसको सॉल्व करते चलना है। क्या है बॉक्स में, देखो इसमें से माइनस करो, कितना, किसको, D को माइनस करो। इसमें से D को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 38। देखो 38 में मुझे माइनस करना है, ऐसा 38 माइनस ऑफ -15, तो माइनस करेंगे। देखो पहले आने के लिए माइनस करना पड़ता है, ध्यान रहे, तो इसलिए देखो मैं माइनस किया हूँ। तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 38 और प्लस में 15, तो 8 5 13, 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे भरा जाएगा 53। और आगे जाने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा तो मैं कैसे करूँगा, ऐसा कुछ। ये 38 है, 38 है, मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, D को। तो D कितना है, -15, तो 38 -15 कितना हो जाएगा, 3 और ये 2 23, इसमें ऐड कर देंगे 23 में मुझे फिर क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस का 15, तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। 23 - 15, 5 3 8 8, यहाँ पे भर देंगे 8 में फिर से मुझे माइनस करना पड़ेगा, -15, तो ये माइनस कर देते हैं -7, तो यहाँ हो जाएगा -7। इस तरीके से चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे पसीना आ रहा है, अब फ़ैन बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेक्चर ख़त्म हो चुका है, पर फ़ैन बंद करके ही देखना था क्योंकि मैं पसीने में बनाता हूँ, पसीने के साथ बनाता हूँ। तो अब दोस्त हम लोग वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो कर रहा होगा, उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका आंसर सही निकला तो टॉप पे पिन कर दीजिएगा, अगर सही नहीं निकला तो रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।